सिम्बियोसिस ग्रुप के लोगों का सामना किया है, इसलिए निंग खुद को ब्लेम नहीं कर सकती। ये सब सुनकर गोजिन अपने मन में सोचती है कि सिम्बियोसिस ग्रुप ने निंग को सिर्फ डिमोनाइजेशन स्पिरिट टेक्निक सीखने के लिए अप्रोच किया था, तो क्या ये वही टेक्निक है जो उसने पहले उस विजन में देखी थी। इसके बाद वह लिन और निंग से कहती है कि क्या वे दोनों उसके साथ बाहर चल सकते हैं, क्योंकि उसे उनसे अकेले में कुछ बात करनी है। दोनों उसके साथ बाहर आते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कहना चाहती है। गोजिन बताती है कि क्या उन्हें याद है जब उसने उनके स्पिरिट टेक्निक के पोटेंशियल को चेक किया था। उस समय उसने कहा था कि उसे बस कुछ ब्लैक शैडोज दिखी थी, लेकिन वह पूरा सच नहीं था। यह सुनकर लिन और निंग दोनों चौंक जाते हैं। गोजिन आगे बताती है कि उसने निंग के अंदर डिमोनिक फीचर्स देखे थे जो किसी नॉर्मल ह्यूमन के पास नहीं होते, और निंग के सामने अनगिनत डिमोनिक बीस्ट घुटनों के बल बैठे हुए थे। वह हाथ जोड़ते हुए निंग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह सीन बहुत ही अजीब था, इसलिए उसने निंग को बताने से पहले उस पर रिसर्च करने का फैसला किया। यह सुनकर निंग कहती है कि उसने तो बस डीमन टाइप फेरोशियस बीस्ट के बारे में ही सुना है। इस पर गोजिन उसे समझाती है कि डीमन टाइप एक स्पेशल कैटेगरी है जिनकी सबसे बड़ी खासियत उनका हाई ग्रोथ रेट होता है। हालांकि ऐसे पेट बीस्ट आमतौर पर वायलेंट और क्रूर होते हैं, और एक बार किसी बीस्ट मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसके दिमाग को धीरे धीरे नष्ट कर सकते हैं। इससे उसका नेचर बदल कर धीरे धीरे वायलेंट और एरोगेंट हो जाता है, और अंत में वह एक केओटिक पर्सन बन जाता है जो हर तरह के बुरे काम करता है। इसी वजह से बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन के कंट्रोल में डीमन टाइप पेट बीस्ट की ब्रीडिंग और उनकी सेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और कुछ मटेरियल्स जो डीमन टाइप पेट बीस्ट के एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है और उनकी सेल पर भी बैन है। ये सुनकर लिन उससे बोलता है कि पर मैं जिस पर्सन से मिला था उसके पास पहले से ही एक डिमोनिक पेट बीस्ट था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ठीक तरह से सोच पा रहा था। फिर वह अपने मन में सोचता है कि एक तरफ ऐसा बीस्ट मास्टर है जिसे उसके पेट बीस्ट की पावर ने डिवावर कर लिया है, और दूसरी तरफ सिम्बियोसिस ग्रुप है जिनकी पावर की वजह से पेट बीस्ट बैकलैश से सफ़र करते हैं। फिर वह निंग से पूछता है कि तुमने डीमन फ्लेम बर्ड को डीमोनाइज कैसे किया, तो निंग उसे बताते हुए कहती है कि ये स्किल मुझे तब मिली थी जब फियर्स बर्ड डीमन फ्लेम बर्ड में इवॉल्व हुआ था। वैसे तो इस समय यह रैंक 2 के स्टेज 7 पर है, लेकिन इस स्किल का यूज़ करने के बाद यह लगभग 1 मिनट के लिए रैंक 3 के स्टेज 2 पर पहुंच जाता है। हालांकि अपने करंट स्पिरिट पावर के साथ मैं इसका यूज़ दिन में बस एक बार ही कर सकती हूँ। ये सुनकर लिन बोलता है कि मैंने सिम्बायोसिस ग्रुप के बंदे को फेरोशियस बीस्ट को डीमोनाइज करते हुए देखा है, जिसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था और उसका बैकलैश भी काफ़ी ज़्यादा था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि वे इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने निंग को टारगेट किया, जिस पर गोजिन बोलती है कि यह वर्ल्ड बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है, जिसमें ह्यूमैनिटी की करंट स्पिरिट टेक्निक का डेवलपमेंट बस आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर वह दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि खुद को डराओ मत, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, और हो सकता है कि दूसरे पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद तुम्हें इस पावर के बारे में कुछ नए ट्रेस मिल जाए, और अगर सच में यह वैसी स्पिरिट टेक्निक है जो तुम्हारे पेट बीस्ट को एनहांस कर सकती है तो तुम फ्यूचर में और भी ज़्यादा अमेजिंग बन जाओगी। ये सुनकर निंग उदास होते हुए कहती है कि अगर सच में यह एक बिल्कुल नई स्पिरिट टेक्निक है तो सिम्बियोसिस ग्रुप इसे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल वह खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग बनना ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मैं अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकूं। फिर वह लिन से बोलती है कि भाई, एकेडमी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ट्रायल के बाद डीमन फ्लेम बर्ड रैंक 2 के स्टेज 7 पर अटक गया है और अब वह इवॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जल्दी से दूसरा पेट बीस्ट लाना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो लिन तुरंत इसके लिए मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि बहुत अच्छा, ये मेरे लिए डीमन फ्लेम बर्ड को करीब से देखने का एक अच्छा मौका होगा। लेकिन तभी गोजिन बोलती है कि अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है और इस समय सभी पेट शॉप बंद हो चुकी होंगी, तो क्यों ना तुम लोग कल चले जाओ, वैसे भी अभी ट्रायल में 3 दिन बाकी हैं। लेकिन तभी लिन उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है कि मैं एक शॉप के बारे में जानता हूँ जो 24 घंटे खुली रहती है और वह बेसिक मटेरियल्स के साथ साथ प्रिलिमिनरी पेट बीस्ट असेसमेंट सर्विस भी देती है, तो हम वहाँ जाकर एक बार देख सकते हैं। सीन बदलता है और हम उसी पेट शॉप को देखते हैं जिसके बारे में लिन बता रहा था।
वह अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ अभी भी कुछ ऐसे पेट बीस्ट हैं जिनके पास कोई स्पेशल इवोल्यूशनरी पाथ नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक ही टाइप के सभी पेट बीस्ट के पास हिडन इवोल्यूशनरी रूट होना ज़रूरी नहीं है। तभी निंग वहाँ मौजूद सभी पेट बीस्ट को देखते हुए उससे बोलती है कि भाई, यहाँ के सभी पेट बीस्ट तो एवरेज हैं। पर वहीं लिन का ध्यान सिर्फ डीमन फ्लेम बर्ड पर था। जैसे ही वह उसे टच करता है, उसका सिस्टम अपीयर होता है और बताता है कि इसके पास 2 इवोल्यूशनरी रूट हैं। पहला बर्निंग फेदर ईगल रूट है जो इसके बेसिक एट्रीब्यूट और स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा। यह एजिलिटी को थोड़ा कम करते हुए इसकी एक्सप्लोसिव पावर को इंक्रीज करने पर फोकस करता है। इसका अगला एवोल्यूशनरी फॉर्म क्रिम्सन फ्लेम ईगल है जो रैंक 5 तक एवॉल्व कर सकता है। दूसरा इवोल्यूशनरी रूट हेलफायर डीमन फीनिक्स रूट है। यह एक ऐसा इवोल्यूशनरी रूट है जो इसके बॉडी के अंदर मौजूद एंशिएंट ब्लड लाइन को अवेकन कर देगा। यह इसके फाइटिंग एट्रीब्यूट को थोड़ा कमज़ोर करते हुए इसके फायर कंट्रोल को इम्प्रूव करने पर फोकस करेगा। इसका अगला एवोल्यूशनरी फॉर्म डीमन फ्लेम क्रिम्सन आउल है जो लेवल 9 तक एवॉल्व कर सकता है और इसका करंट इवोल्यूशनरी रूट हेलफायर डीमन फीनिक्स है। ये देखकर लिन अपने मन में कहता है कि इसका ओरिजिनल इवोल्यूशनरी रूट बर्निंग फेदर ईगल है जबकि हिडन इवोल्यूशनरी रूट हेलफायर डीमन फीनिक्स है। तो फिर निंग ने इसे सबसे पहले कैसे ट्रिगर कर दिया? इसका मतलब कोजिन ने जो देखा था उसके आधार पर ये राउट डीमन टाइप से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसने पहले ही डीमन फीनिक्स राउट के साथ इवॉल्व होना शुरू कर दिया है तो अब इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो अब हम इसे इसी तरह इवॉल्व होने दें या फिर इसे इसी स्टेज पर रोककर फ्यूचर में सिर्फ दूसरे पेट बीस्ट को ट्रेन करें। इसके बाद वह इसका स्टेटस चेक करता है। डीमन फ्लेम क्रिम्सन आउल में इवॉल्व होने के लिए इसे 3 क्रिम्सन फ्लेम बर्ड फेदर और 15 इंटरमीडिएट फायर एलिमेंट एसेंस की ज़रूरत थी, या फिर किसी एंशिएंट मीडियम का यूज़ करके भी इसकी ब्लड लाइन को अवेकन किया जा सकता था। यह देखकर लिन अपने मन में सोचता है कि जब मैंने लिटिल स्नो मेडन और रॉक गोस्ट को इवॉल्व किया था तो मुझे इस तरह के किसी मीडियम मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो क्या यह डीमन टाइप के स्पेशल नेचर की वजह से है? फिर वह निंग से बोलता है कि निंग, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने एक स्पेशल स्पिरिट टेक्निक अवेकन की है जिसकी वजह से मैं कभी कभी किसी भी पेट बीस्ट के पोटेंशियल एवोल्यूशनरी पाथ को साफ तौर पर समझ सकता हूँ। ये सुनकर निंग उससे बोलती है कि क्या सच में ऐसी भी कोई स्पिरिट टेक्निक होती है? जिस पर वह उससे हल्का सा झूठ बोलते हुए कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लिटिल स्नोबॉल भी इसी स्पिरिट टेक्निक की वजह से यहाँ तक एवॉल्व कर पाई है। सच में ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग है और मैं इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। ये बस एक क्लियर सेंसेशन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिट पावर कंज्यूम करता है। फिर वह अपने मन में सोचता है कि मैं डायरेक्ट ये नहीं बता सकता कि मेरे पास सिस्टम है, क्योंकि अगर यह बात बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन को पता चल गई तो वे मुझे पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे और शायद मार भी डालें। इसके बाद वह निंग से बोलता है कि मैंने अभी अभी डीमन फ्लेम बर्ड के अंदर कुछ महसूस किया है। इसके शरीर के अंदर एक असाधारण और पावरफुल चीज़ सो रही है जिसका इवोल्यूशनरी पाथ बेहद पावरफुल है। ये ओरिजिनल बर्निंग फेदर ईगल रूट को सप्रेस कर रही है, लेकिन यह रूट बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि यह पावर वाइल्डनेस से भरी हुई है और जैसे जैसे यह इवॉल्व होगी इसका कनेक्शन डीमन टाइप से और गहरा हो सकता है। ये सुनकर निंग डीमन फ्लेम बर्ड को सहलाते हुए बोलती है कि क्या आप कह रहे हैं कि यह डुअल पेट पर बीस्ट में इवॉल्व हो सकता है, एक फायर टाइप जो डीमन टाइप के साथ कंबाइन होगा? वैसे ये रेयर तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इस पर लिन आगे बताता है कि माना कि मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी पावर को अवेकन करने के लिए एक बहुत ही एंशिएंट मीडियम की ज़रूरत है। यह सुनकर निंग बोलती है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह पहले कभी इवॉल्व नहीं हुआ। शायद यह एक ऐसी पावर है जिसका मुझे और डेमन फ्लेम बर्ड को एक साथ सामना करना पड़ेगा और इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वह अपने पास से फ्रीजर फ्रैगमेंट निकालते हुए बोलती है कि और जहाँ तक पोटेंशियल को अनलॉक करने के मीडियम की बात है, क्या ये हमारे काम आ सकता है? लिन उस फ्रीजर फ्रैगमेंट को देखते हुए अपने मन में कहता है कि सिस्टम ने कहा था कि कोई भी एंशिएंट मीडियम यह कर सकता है, तो ये फ्रैगमेंट इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात निंग को कैसे बताऊं क्योंकि मैं पहले ही स्पिरिट टेक्निक का यूज़ एक बहाने के रूप में कर चुका हूँ। तभी निंग उस क्रिस्टल को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मैं इसके अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सच में डीमन फ्लेम बर्ड का इसके साथ कोई रेजोनेंस है। नहीं,
ये सिर्फ रेजोनेंस नहीं है, बल्कि डीमन फ्लेम बर्ड इस आइटम को खाने के लिए बेचैन हो रहा है। और तभी डीमन फ्लेम बर्ड तेजी से आगे बढ़ता है और उस आइटम को खा जाता है। ये देखकर निंग और लिन दोनों चौंक जाते हैं। फ्रीजर फ्रैगमेंट को खाने के बाद डीमन फ्लेम बर्ड की पूरी बॉडी से आग निकलने लगती है। ये देखकर निंग घबराते हुए लिन से बोलती है कि भाई ये फायर तो हमारी तरफ आ रही है। तो लिन तुरंत अपने स्पिरिट शील्ड को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। फिर हम डीमन फ्लेम बर्ड को देखते हैं जो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है। कुछ ही समय में वह सक्सेसफुली रैंक 3 स्टेज 1 के डीमन फ्लेम क्रिम्सन आउल में इवॉल्व हो जाता है। ये देखकर निंग खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है और लिन बोलता है कि अच्छा है कि ये सक्सेसफुली इवॉल्व हो गया, लेकिन अगली बार जब ये फिर से इवॉल्व होगा तो मैं उसे दोबारा देखने आऊँगा। निंग तुरंत इसके लिए मान जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वह लिन से बोलती है कि भाई ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन के वर्चुअल बैटल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां काउंटर पर खड़ी लड़की उन दोनों से बोल रही होती है कि अगली बार जब आप दोनों अपने पेट बीस्ट को इंस्पायर करना चाहें तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ग्राउंड में जाया करें। पर वहीं दोनों अपना पैसा चेक करके रोते हुए बोलते हैं मेरा सीक्रेट मनी। और लिन अपने मन में कहता है कि बीस्ट टाइमिंग एसोसिएशन ने जो बोनस मुझे अभी अभी दिया था वह बस एक ही झटके में ख़त्म हो गया, इसलिए अब मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सिम्बायोसिस ग्रुप के बॉस को देखते हैं, जिसके पास फ्रीजर क्रिस्टल का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा था। तभी वहां उसका एक चमचा आता है और उसे बताता है कि बॉस उन दोनों को बीस्ट टाइमिंग एसोसिएशन के सर्च ग्रुप ने पकड़ लिया है। इस पर वह शांत स्वर में जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में पहले से पता है। यह सुनकर वह चमचा पूछता है कि तो बॉस अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बॉस जवाब देता है कि सभी को मैसेज पहुंचा दो कि कोई भी किसी तरह का एक्शन ना ले, बस सही समय आने का इंतजार करें, वो खुद ही हमारे पास आएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें वर्चुअल बैटल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां लिन अपने प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि सीक्रेट रेल्म का ट्रायल खत्म होने के बाद नए सेमेस्टर का पहला असेसमेंट होगा। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो 1 लाख यूएन की स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ ही वर्चुअल बैटल में अपनी रैंकिंग इंप्रूव करके प्राइज मनी और वैल्यूएबल रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। फिर वह अपना स्टेटस चेक करते हुए सोचता है कि मैंने बस कुछ ही दिनों तक गेम नहीं खेला और मेरी रैंकिंग लगभग 2000 तक गिर गई है। इसके बाद वह मैच मेकिंग स्टार्ट करते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे लगातार आगे बढ़ते रहना होगा और सीधे अगले रैंक पर पहुंचना होगा, क्योंकि असेसमेंट शुरू होने से पहले मेरा छोटा सा गोल है कि मैं टॉप 100 में पहुंच जाऊं। इसके बाद हम उसके पहले ओपोनेंट को देखते हैं, जिसके पास रैंक 2 स्टेज 3 का एक मड टाइप रेन बीस्ट होता है, जिसे रॉक कोस्ट बस एक ही झटके में हरा देता है। इससे लिन की रैंकिंग इंप्रूव होकर 1038 हो जाती है। फिर हम उसके दूसरे ओपोनेंट को देखते हैं, जिसके पास रैंक 3 स्टेज 1 का एक क्लाउड शेल टर्टल होता है, जिसे स्नो मेडन फ्रीज करके बहुत ही आसानी से हरा देती है। इससे लिन की रैंकिंग इंप्रूव होकर 890 हो जाती है। इसके बाद लिन इसी तरह लगातार बहुत सारी फाइट्स करता है, जिससे उसकी रैंकिंग इंप्रूव होकर टॉप 50 में पहुंच जाती है। और ऐसा होते ही पूरे वर्चुअल बैटल एरिया में अनाउंसमेंट होने लगती है कि हिस्ट्री का सबसे तेज राइज करने वाला कैंडिडेट सामने आया है, जिसने मिरेकल करते हुए बस एक ही दिन में 10,000 से टॉप 100 में एंट्री कर ली है। क्या कोई जानता है 99.9% विनिंग रेट वाला ये एक्सपर्ट कौन है? इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि ये लड़का तो हर आधे मिनट में एक मैच जीत जाता है। दूसरा बंदा बोलता है कि इसने किसी को हराने में सबसे ज़्यादा समय अब तक बस 1 मिनट लिया है। तीसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस स्पीड से ये बिग शॉट रात होने से पहले ही टॉप 10 में पहुंच जाएगा? इस पर चौथा बंदा जवाब देता है कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें क्या लगता है टॉप 10 के सभी लोग छोटे मोटे साइड कैरेक्टर हैं? फिर आखिर में हम उसी लड़की को देखते हैं जो फिर से पूछ रही होती है कि क्या किसी के पास उस बंदे की कोई इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद सीन फिर से वर्चुअल बैटल एरिया में शिफ्ट होता है, जहां इस बार लिन का सामना रैंक 9 के एक प्लेयर से होता है, जिसके पास 2 पेड बीस्ट होते हैं। पहला रैंक 4 स्टेज 3 का आइस बैट और दूसरा रैंक 4 स्टेज 1 का होली अल्फाइट। वह प्लेयर लिन से बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही न्यूकमर हो जो कुछ समय पहले पॉपुलर हुआ था। मैंने सुना है कि तुमने आज 10,000 रैंकिंग से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सच में एबिलिटी है। लेकिन यह यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक तोड़ने वाला हूँ।
पर लिन उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह अपना कान खुजाते हुए बोलता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से मैच शुरू करो। ये सुनकर वह प्लेयर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम छोटे कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक पेट बीस्ट से मुझे हरा सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम किसे प्रोवोके कर रहे हो। जल्दी से अपना दूसरा पेट बीस्ट बाहर निकालो। और तभी स्नो मेडन उसके पेट बीस्ट के साथ साथ उसे भी बर्फ में जमा देती है, जिससे वह तुरंत ही डिफीट हो जाता है। यह देखकर लिन स्नो मेडन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। फिर वह उसके सिर को सहलाते हुए अपने मन में सोचता है कि सेम लेवल पर स्नो मेडन अपने ओपोनेंट को पूरी तरह क्रश कर सकती है। इसके बाद जब वह स्टेटस चेक करता है तो देखता है कि स्नो मेडन अपनी सारी इवोल्यूशन कंडीशन पूरी कर चुकी है। अब उसे नेक्स्ट फॉर्म में इवॉल्व होने के लिए बस 30 सुपीरियर आइस एलिमेंट एसेंस और एक आइस ब्लू टीयर की ज़रूरत है। ये देखकर लिन खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि फाइनली इंटेंस बैटल की वजह से स्नो मेडन का ग्रोथ रेट मैक्स हो चुका है। अब जैसे ही मुझे इवोल्यूशन मटेरियल मिल जाएंगे मैं इसे इवॉल्व कर सकता हूँ। तभी लिन के सिस्टम पर डिंग डिंग करके मैसेज आते हैं, ग्लोरी रैंकिंग ब्रॉन्ज फेज। आपने ग्लोरी रेल्म के ब्रॉन्ज एरिया में अपनी रैंकिंग टॉप 1000 तक इम्प्रूव की है, इसलिए आपको 500 अचीवमेंट पॉइंट, एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल दिया जाता है। इसके बाद दूसरा मैसेज आता है कि आपने ब्रॉन्ज एरिया में अपनी रैंकिंग टॉप 100 तक इम्प्रूव की है, इसलिए आपको 1000 अचीवमेंट पॉइंट, 2 स्पिरिट क्रिस्टल और 2 बॉडी स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल दिए जाते हैं। तभी तीसरा मैसेज आता है कि आपने ब्रॉन्ज एरिया में अपनी रैंकिंग टॉप 10 तक इम्प्रूव की है, इसलिए आपको 1500 अचीवमेंट पॉइंट, 3 स्पिरिट क्रिस्टल, 3 बॉडी स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल और एक स्पिरिट पावर पोशन दिया जाता है। ये देखकर लिन खुश होते हुए कहता है कि अचीवमेंट रिवॉर्ड शुरू हो चुका है और यह एक क्वेस्ट सीरीज का हिस्सा है। फिर वह वहाँ से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं कल स्नो मेडन के लिए एवोल्यूशन मटेरियल खरीदने जाऊंगा और खुद के बेसिक एट्रीब्यूट को इम्प्रूव करने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल का भी यूज़ करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन हार्ट क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहां वहां की प्रेसिडेंट जेनेमन आते हुए गोजिन से बोलती है, क्या तुम नेक्स्ट वीक के ट्रायल में सीनियर सिस्टर के साथ टीम अप करना चाहोगी? ये सुनकर गोजिन तुरंत ही मान जाती है और बोलती है, मुझे इस बात की चिंता थी क्योंकि अभी तक मुझे कोई सुटेबल टीममेट नहीं मिला था और मुझे लग रहा था कि मैं इस बार इस ट्रायल में नहीं जा पाऊंगी। फिर वह उससे पूछती है, वैसे हमारी टीम में और कौन है? तो जेन मैन उससे बोलती है, मैं, तुम और लिंगियन। फिर वह मुस्कुराते हुए आगे बोलती है, लेकिन अभी भी हम 2 लोगों को मिस कर रहे हैं, इसलिए जाओ और लिन को बुलाकर यहाँ ले आओ। ये सुनकर गोजिन उदास होते हुए बोलती है, अच्छा तो सीनियर सिस्टर यहाँ लिन के लिए आई है। जिस पर जेन मैन हंसते हुए जवाब देती है, वो लिस्ट का टॉप कैंडिडेट है जिसने वर्चुअल अरीना में तबाही मचा दी है, तो आखिरकार मैं उसे अपनी टीम में ज्वाइन क्यों नहीं चाहूँगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लिन को देखते हैं जो अपने ऊपर 7 स्पिरिट पावर क्रिस्टल और 6 बॉडी स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल का यूज़ करता है, जिससे उसकी फिजिक 13.5 और स्पिरिट पावर 1500 हो जाती है। साथ ही उसकी स्पीड स्किल लेवल 4 पर और स्पिरिट एरो लेवल 3 पर पहुंच जाती है। ये देखकर वह वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है, बहुत अच्छा, मेरी स्पीड पावर के लेवल के साथ मेरी स्पिरिट पावर की लिमिट भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से स्नो मेडन और रॉक कोस्ट की कंबाइंड पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही इससे मेरी स्पिरिट आर्ट की पावर भी बढ़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक पेट शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां पहुंचते ही लिन काउंटर पर खड़ी लड़की से बोलता है, मुझे एक आइस ब्लू टेयर चाहिए। ये सुनकर वह लड़की बोलती है, ज़रा रुकिए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। फिर वह स्टोर चेक करते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, हमारे पास जो आखिरी आइस ब्लू टीयर था वह अभी अभी बिक चुका है और यह मटेरियल बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसलिए इसका अगला स्टॉक आने में कम से कम 1 महीना लग सकता है। ये सुनकर लिन अपने मन में कहता है, 1 महीना, ये तो बहुत ही लंबा समय है। तभी उसे गोजिन की आवाज़ सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, लिन यहाँ देखो। लिन उसे देखकर बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह उसके पास आते हुए बोलती है, मैं तुम्हें ही खोज रही थी और वैसे भी ट्रायल नेक्स्ट मंडे से शुरू होने वाला है, तो क्या तुमने अभी तक कोई टीम खोजी है? लिन मना करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने अभी तक कोई टीम नहीं खोजी है। ये सुनकर गोजिन जेनमैन की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? और तभी जेनमैन भी बोलती है, वैसे जूनियर लिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर वह उसे अपने क्लब की वाइस प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है, ये लिंगियन है, हमारे ड्रैगन हार्ट क्लब की वाइस प्रेसिडेंट और यह भी 2nd ईयर स्टूडेंट है। लिन उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, हेलो सीनियर सिस्टर, मुझसे बात करने के लिए थैंक यू,
लेकिन मैंने अभी तक किसी भी टीम को ज्वाइन करने का प्लान नहीं बनाया है। और अपने मन में सोचता है टीम के साथ रिवॉर्ड शेयर करना काफ़ी परेशानी भरा होता है। अजनबियों के साथ टीम बनाना तो दूर की बात है, पर अगर मैं निंग को अपने साथ ले जाऊं तो क्या हम दोनों के लिए सीक्रेट रेल्म का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तभी गोजिन उससे बोलती है, क्या तुम सीक्रेट रेल्म में जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, जिस पर वह कुछ नहीं बोलता। तो गोजिन आगे बताती है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एकेडमी ने नया रूल बनाया है, सीक्रेट रेल्म ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 5 लोगों की टीम होना ज़रूरी है। ये सुनकर लिन शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में ऐसा भी कोई रूल है। तभी गोजिन उससे बोलती है, सच बताओ, तुम सोलो जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे। तो लिन सिर खुजाते हुए बोलता है, अरे यार, तुमने तो सब कुछ नोटिस कर लिया। तभी लिंगियन उससे बोलती है, क्या तुम कुछ देर पहले आइस ब्लू टीयर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। फिर वह अपने पास से एक आइस ब्लू टीयर निकालते हुए बोलती है, अगर तुम हमारी टीम ज्वाइन करते हो तो ट्रायल ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें यह रिवॉर्ड के रूप में दे दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें इसके साथ 10 आइस टाइप मटेरियल भी दूंगी। उसे देखकर लिन की आंखें चमक जाती हैं और वह अपने मन में कहता है, यह तो सच में एक आइस ब्लू टीयर है। फिर वह बोलता है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यह उतना भी खास नहीं लग रहा। जिस पर लिंगियन बोलती है, इसके अलावा हम तुम्हें सभी रिवॉर्ड्स में एक्स्ट्रा शेयर भी देंगे। ये सुनकर लिन बोलता है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसके ऐसा कहते ही लिंगियन बोलती है, तुम निंग को अपने साथ ला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर लिन खुश हो जाता है और उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, तो ठीक है सीनियर सिस्टर, अगले मंडे को मिलते हैं। वह भी हाथ मिलाते हुए बोलती है, ठीक है अगले मंडे को मिलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रायल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी स्टूडेंट सीक्रेट रेल्म के गेट के सामने इकट्ठा हो चुके थे। निंग उस गेट को देखते हुए बोलती है, वाओ, ये कितना शानदार है। तभी जेन मैन बोलती है, ये गेट आश्चर्यजनक है ना। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैं भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई थी। तभी लिन पूछता है, सीनियर सिस्टर, इन दरवाजों पर किस तरह के फेरोशियस बीस्ट कार्व किए गए हैं। तो चेन मैन बताती है, बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन और फेडरेशन के अनुसार इन बीस्ट को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। हालांकि बीस्ट मास्टर इन्हें प्राइवेटली वाइट बीस्ट कहते हैं। ये सुनकर लिन अपने मन में कहता है, अच्छा तो इन्हें वाइट बीस्ट कहा जाता है। तभी एग्जामिनर वहां आते हुए बोलते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ। फिर वह आगे बोलते हैं, सभी ग्रेड के लिए इस सेमेस्टर का पहला सीक्रेट रियलम ट्रायल अब शुरू होने वाला है। जिन लोगों ने इसमें साइन अप किया है उन्हें पहले से चैलेंज फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस ट्रायल में तुम लोग जो भी मटेरियल हासिल करोगे उसे आपस में फ्रीली बांट सकते हो और तुम्हें उसे एकेडमी को देने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर एग्जामिनर सीक्रेट रियल्म के बारे में बताते हैं कि यह रेड अर्थ सीक्रेट रियल्म 5 रिंग्स में डिवाइड है। जैसे जैसे तुम सेंटर की ओर आगे बढ़ोगे खतरा बढ़ता जाएगा। हर रिंग में एक गेट होता है जिससे तुम अगली रिंग में जा सकते हो, लेकिन हर रिंग का एनवायरनमेंट अलग होगा और वहाँ अलग अलग फेरोशियस बीस्ट होंगे। और एक आखिरी बात जिसे हमेशा याद रखना, बिना अथॉरिटी के कभी भी इनर रिंग में मत जाना। आखिर में वह बोलते हैं, वैसे तो ये ट्रायल 7 दिनों तक चलेगा, लेकिन तुम लोग जब चाहो यहाँ से बाहर आ सकते हो। इसके बाद वह ट्रायल को स्टार्ट कर देते हैं, जो सुनकर गोजिन एक्साइटेड हो जाती है और निंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चलो चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीक्रेट रियल्म के 5th रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट था और लिन की टीम वहां पहुंच चुकी थी। तभी लिंगियान अपने दोनों पेट बीस्ट को बाहर निकाल लेती है, जिनमें से पहला रैंक 3 स्टेज 8 का लाइटनिंग ब्लेजिंग ड्रैगन था और दूसरा रैंक 3 स्टेज 5 का फ्रॉस्ट थ्रोन ड्रैगन था। इसे देखकर जेनी भी अपने पेट बीस्ट को बाहर निकालते हुए बोलती है, मेरे पेट बीस्ट सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके बाद हम उसके पेट बीस्ट देखते हैं, जिनमें से पहला रैंक 4 स्टेज 1 का ड्रैगन लायन था, दूसरा रैंक 4 स्टेज 1 का क्रिम्सन जायंट स्पिरिट था और तीसरा रैंक 4 स्टेज 2 का सिल्वर सेंटोर था। ये देखकर लिन चौंकते हुए अपने मन में कहता है, सीनियर सिस्टर के पास तो 3 रैंक 4 के बीस्ट हैं। तभी जेनी उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहती है, दरअसल मैं सेकेंड ईयर की टॉप सेकंड स्टूडेंट हूँ, इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगी। फिर वह स्नो मेडन और रॉक कोस्ट को देखते हुए कहती है, वाओ, ये कितने सुंदर ह्यूमनॉइड बीस्ट हैं और यह तो बिल्कुल एक स्टनिंग ब्यूटी की तरह दिख रही है। पर क्या यह हैंडसम पेट बीस्ट रॉक टाइप टैंक रूट को फॉलो कर रहा है? ये सुनकर स्नो मेडन और रॉक कोस्ट भी शर्माने लगते हैं। तभी निंग गोजिन से बोलती है, क्या तुम अपने पेट बीस्ट को समन नहीं करने वाली हो?
तो गोजिन अपने हेयर पिन को बाहर निकालते हुए बोलती है, नहीं, मेरे पास एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद वह हेयर पिन में छुपे आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर निंग शॉक होते हुए बोलती है, एक्चुअली में तुम्हारा ये हेयर पिन एक अजीब सा आर्टिफैक्ट है। तो गोजिन उसे समझाते हुए कहती है, नहीं, ये हेयर पिन तो बस एक मामूली आइटम है, असल में इसके अंदर जो चीज़ है वही असली आर्टिफैक्ट है। इसे मिस्टर स्पिरिट कहा जाता है। ये एक कॉम्बैट कैटेगरी का आर्टिफैक्ट है जो अपने होल्डर के साथ खुद को लिंक कर सकता है। ये न सिर्फ होल्डर को हार्म से बचाता है बल्कि खुद से अटैक भी कर सकता है, और इसकी मदद से मैं रैंक 4 पेट बीस्ट के बराबर पावर अनलीश कर सकती हूँ। ये सुनकर निंग एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ये तो ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकता है, तो ये सच में बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है। तब तो ये बहुत महंगा होगा। इस पर जेनी सबको बताते हुए कहती है, हमारी गोजिन एक लार्ज फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, इसलिए उसके पास पहले से ही कुछ अच्छी चीज़ें हैं। यह सुनकर निंग और लिन शॉक होते हुए कहते हैं, क्या हमारे बगल में एक रिच वुमन है? लिन अपने मन में सोचता है, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वाइल्ड और सीक्रेट रेल्म में बिताया जाने वाला समय भी बढ़ेगा, और स्पेस आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं भी ऐसा कुछ हासिल करने की कोशिश करूँगा। तभी लिंगियन उन सभी से बोलती है, अच्छा तो क्या सभी लोग तैयार हो गए हैं? चलो चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उन लोगों के सामने कई ममीज़ की बॉडी पड़ी हुई थी। उन्हें चेक करते हुए लिंगियन बताती है, ये ममीज़ हैं जो इस रिंग में पाए जाने वाले रैंक 2 के कॉमन फेरोशियस बीस्ट हैं। लेकिन यहाँ कुल 15 ममीज़ हैं और सभी को सिर्फ एक ही अटैक में मारा गया है। इनके आसपास कई ह्यूमंस के पैरों के निशान हैं, जिससे लगता है कि हमारे सामने एक पावरफुल टीम है। ये सुनकर निंग खुश होते हुए बोलती है, बहुत अच्छा, उन्होंने हमें फेरोशियस बीस्ट से डील करने की परेशानी से बचा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर निंग और लिन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लिंगियन वहीं खड़ी होकर उन्हें देखते रहती है। इसे देखकर जेनी उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो लिंगियन जवाब देती है, मैंने निंग और लिन के पेट बीस्ट पहले कभी नहीं देखे हैं। यह सुनकर जेनी शॉक होते हुए कहती है, क्या? तुम्हें तो पेट बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, फिर भी तुम इन्हें नहीं पहचान पा रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सट्रीमली रेयर पेट बीस्ट है जो पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं आए। लिंगियन बोलती है, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पेट बीस्ट के इवोल्यूशनरी पाथ अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट है, और कुछ लार्ज फैमिली के पास अपने यूनिक इवोल्यूशनरी पाथ भी होते हैं। वह अपने मन में सोचती है, बीस्ट मास्टर के लिए पेट बीस्ट पालना हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट रहा है, और जब तक उनका रिलेशनशिप मजबूत न हो जाए तब तक कोई भी इसके बारे में आसानी से पूछ नहीं सकता। मैं इसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि मैं जल्दबाजी न करूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 4th रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक रैंक 3 स्टेज 4 का नेक्रोमैंसर दिखाई देता है, जिसे देखकर लिंगियन सभी को बताती है, नेक्रोमैंसर मम्मी से इवॉल्व हुआ है। फिर वह अपने लाइटनिंग पेट बीस्ट को उस पर अटैक करने के लिए भेज देती है, लेकिन इससे पहले कि वह अटैक कर पाता, लिन अपने स्पिरिट एरो से नेक्रोमैंसर पर अटैक कर देता है, जिससे नेक्रोमैंसर इंजर्ड होकर तुरंत जमीन पर गिर जाता है। और लिन लिंगियन से बोलता है, सीनियर सिस्टर, ये मुझे करने दीजिए क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, और वैसे भी ये स्पिरिट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन तभी हम नेक्रोमैंसर को देखते हैं जो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी पल रॉक कोस्ट उसके सिर पर अटैक करते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। यह देखकर लिन उससे बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया, और अपने मन में सोचता है यह इसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं जेनी और लिंगियन उसे देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, सच में जूनियर ब्रदर के पास अच्छे मैनर्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग 3rd रिंग की ग्रेट वॉल के पास पहुंच चुके थे और उसे देखते हुए बोलते हैं, वो यह तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। तभी जेनी उन्हें उस वॉल के बारे में बताते हुए कहती है, ऐसा कहा जाता है कि यह वॉल ग्रेट क्राइसिस के समय से चली आ रही है, जो 3rd रिंग और 4th रिंग को अलग करती है, और इसका नाम पैल वॉल है। फिर वह आगे बताती है, 3rd रिंग से लेकर 1st रिंग तक सब कुछ इसी वॉल से घिरा हुआ है, इसलिए अगर तुम 3rd रिंग में जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले यहाँ से गुजरना होगा। इसके बाद वह उन्हें आगे ले जाते हुए कहती है, इस वॉल में 4 गेट होते हैं जिन्हें हम वॉल को फॉलो करते हुए खोज सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों ने एक गेट खोज लिया था। रॉक कोस्ट जोर से रोर करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और उस गेट को खोल देता है।
यह देखकर जेनी खुश होते हुए बोलती है, सच में एक पावरफुल बीस्ट होने से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। हालांकि पास्ट में हम लोगों को इस टूटे गेट को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके बाद हमें गेट के अंदर थर्ड रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। लिंगियन उन सभी से बोलती है, सभी लोग केयरफुल हो जाओ, क्योंकि इस रिंग में बाकी दोनों रिंग से ज़्यादा फेरोशियस बीस्ट है, जिनका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। वह आगे बताती है, इसके अलावा इस थर्ड रिंग में एक स्पिरिट टाइप फेरोशियस बीस्ट भी है, जिसे पेल लॉर्ड कहा जाता है। वैसे तो एक अकेला पेल लॉर्ड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी कमांड देने की एबिलिटी है, क्योंकि वह अपने लो लेवल मेंबर्स को समन कर सकता है, और जब भी वह अपीयर होता है तो उसके साथ बड़ी संख्या में पेल गार्ड्स होते हैं। पर हमारा गोल सेकंड रिंग है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें, बल्कि अगर हो सके तो उसे अवॉइड करें और तेज़ी से आगे बढ़ें। तभी जेनी उन सभी से बोलती है, हमें यहाँ ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेल लॉर्ड अपना ज़्यादातर समय अंडरग्राउंड सोते हुए बिताता है और वह बहुत ही कम ग्राउंड के ऊपर आता है। इसलिए जब तक तुम लोग बहुत ज़्यादा अनलकी नहीं होते, तब तक तुम्हारा सामना पेल लॉर्ड से नहीं होगा। ये सुनकर वे तीनों उससे बोलते हैं, सीनियर सिस्टर, इस तरह तो आपस झंडा गाड़ रही हैं। यह सुनकर वह हंसते हुए बोलती है, ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, और शॉर्ट में कहूँ तो हम इतने भी ज़्यादा अनलकी नहीं हैं। लेकिन तभी उन्हें बहुत सारे फेरोशियस बीस्ट की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे सुनकर वे पैनिक करने लगते हैं। फिर हम उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो रैंक 3 स्टेज के पेल गार्डियन थे। वे सभी बहुत तेज़ी से उसी टीम की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर निंग चिल्लाते हुए जेनी से बोलती है, सीनियर सिस्टर, आपकी बात तो सच हो गई। यह सुनकर जेनी परेशान होते हुए बोलती है, अरे यार, मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तभी गोजिन पूछती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से भाग जाना चाहिए? इस पर लिंगियन गंभीर होकर बोलती है, नहीं, ये अनडेड गार्डियन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं थकते। जंगल में इनसे बचकर भागना सही नहीं होगा। सबसे अच्छा यही है कि हम इनका हेड ऑन सामना करें। इसलिए सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही अनडेड गार्डियन उनके पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लिंगियन तुरंत अपने लाइटनिंग ड्रैगन से अटैक करवाती है और गार्डियंस को एक एक करके गिराने लगती है। ये देखकर जेनी भी अपने क्रिम्सन जायंट स्पिरिट को कमांड देती है और वह फायर बॉल्स से अटैक करने लगता है, जिससे एक ही बार में कई पेल गार्डियन मारे जाते हैं। उधर कोजिन भी अपने मिस्ट आर्टिफैक्ट का यूज करती है और गार्डियन को एक एक करके खत्म करने लगती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सीन तब आता है जब स्नो मेडन अपना आइस डोमेन एक्टिवेट कर देती है और अपने पास आने वाले 100 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को एक ही बार में फ्रीज कर देती है। इसके बाद रॉक कोस्ट आगे बढ़ता है और उन सभी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जेनी हैरान होकर बोलती है, अनबिलीवेबल, इन्होंने तो सच में वाइड रेंज अटैक स्किल को मास्टर कर लिया है। लेकिन लिन अपने मन में सोच रहा था, जैसा कि सीनियर सिस्टर ने पहले कहा था, पेल लॉर्ड के पास बहुत ही खतरनाक लीडरशिप एबिलिटी है। इतने बड़े स्केल पर पेल गार्डियन का अटैक उसके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि पेल लॉर्ड अभी तक दिखाई नहीं दिया। तभी निंग अपना डीमन फ्लेम बर्ड भेजती है ताकि वह पेल लॉर्ड को ढूंढ सके। डीमन फ्लेम बर्ड तुरंत उड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पेल लॉर्ड को देखते हैं। वह रैंक 3 स्टेज 7 का एक अनडेड मॉन्स्टर था जो एक अनडेड घोड़े पर सवार था और तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। डीमन फ्लेम बर्ड उसे देख लेता है और निंग तुरंत चिल्लाकर लिन को बताती है, ब्रदर, वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, 100 मीटर से भी कम दूरी पर, और बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा है। ये सुनते ही लिन तुरंत रॉक कोस्ट से बोलता है, जल्दी अपने अर्थ स्पाइक्स का यूज करके उसे रोको। रॉक कोस्ट तुरंत जमीन से अर्थ स्पाइक्स निकाल देता है, जिससे पेल लॉर्ड वहीं पर रुक जाता है। लिन उसे देखकर अपने मन में सोचता है, रुको, ये पेल लॉर्ड पहले से ही इंजर्ड है। ये खुद को पेट बीस्ट के अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा है और स्नो मेडन और रॉक कोस्ट इसे होल्ड करके रखे हुए हैं। ये मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अभी सरप्राइज अटैक करूं तो शायद इसे एक ही बार में मार सकता हूं। इसके बाद लिन 1200 अचीवमेंट पॉइंट्स का यूज करता है और अपनी स्पिरिट एरो स्किल को लेवल 6 पर अपग्रेड कर देता है। लेवल 6 पर एक नया फीचर अनलॉक होता है जिसमें वह अपने स्पिरिट एरो में स्पिरिट पावर को डायरेक्ट ऐड कर सकता है। इस लेवल पर वह मैक्सिमम 400 स्पिरिट पावर ऐड कर सकता था। लिन तुरंत स्पिरिट एरो को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन लिंगियान उसके स्पिरिट पावर के फ्लक्चुएशन को महसूस कर लेती है और चिल्लाकर बोलती है, जूनियर ब्रदर, इस बेसिक स्पिरिट एरो की पावर इसे मारने के लिए काफ़ी नहीं है।
हमें पहले इसे लगातार फाइट करके कमज़ोर करना होगा। लिन शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में जवाब देता है, हमें इसके बाद सेकंड रिंग के और भी ज़्यादा डीप में जाना है। एक लंबी फाइट हमारे पेट बीस्ट की फाइटिंग पावर को कमज़ोर कर देगी। इसके अलावा यह पेल लॉर्ड पहले से इंजर्ड है। इसका मतलब है कि आसपास कोई और टीम भी मौजूद है, इसलिए हमें इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। वह अटैक के लिए पूरी तरह तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है, अगर यहाँ कोई नॉर्मल बीस्ट मास्टर होता तो लेवल 6 स्पिरिट एरो का यूज़ करना बस स्पिरिट पावर की बर्बादी होता, लेकिन मेरे पास 1500 स्पिरिट पावर है। मैंने 400 स्पिरिट पावर से लेवल 6 स्पिरिट एरो को कंप्रेस किया है और यह इंजर्ड पेल लॉर्ड को मारने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है। जिसके बाद वह अपने स्पिरिट एरो से पेल लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वह हिट होता है, एरो सीधे उसके सीने के आर पार निकल जाता है। पेल लॉर्ड अपने घोड़े से गिरते हुए तुरंत ही मारा जाता है। यह देखकर सभी शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या बस एक स्पिरिट एरो से पेल लॉर्ड मारा गया? लिंगियन अपने मन में सोचती है, इसका मतलब जब इसने नेक्रोमैंसर पर स्पिरिट एरो से अटैक किया था तब इसने अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं की थी, लेकिन इस तरह फ्रीली स्पिरिट पावर इंजेक्ट करके डैमेज को कंट्रोल और इंक्रीज करने के लिए कम से कम लेवल 6 स्पिरिट एरो की प्रैक्टिस चाहिए। पर लिन तो बिल्कुल एक फ्रेशमैन है, तो यह कैसे पॉसिबल है? तभी हम बाकी के पेल गार्डियन को देखते हैं जो पेल लॉर्ड को इस तरह मरता हुआ देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें देखकर लिन चिल्लाता है, भागने के बारे में सोचना भी मत। और तभी स्नो मेडन और रॉक गोस्ट आइस और स्टोन बुलेट से उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये देखकर जेनी शॉक होते हुए कहती है, इसने तो अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। वहीं गोजिन खुश होते हुए बोलती है, ब्रदर आप तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो। लेकिन लिन तुरंत बोलता है, जल्दी से लूट का माल इकट्ठा करो क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तभी वहाँ माउंटेन क्लब के लोग आ जाते हैं और उनमें से लू हंग चिल्लाते हुए लिन से बोलता है, लिन तुम कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंटेन क्लब के शिकार को चुराने की? इससे पहले कि वह और कुछ बोल पाता, जेनी बीच में रोकते हुए बोलती है, अरे तुम तो माउंटेन क्लब के मेंबर लू हंग हो। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि हमारी मुलाकात यहाँ हो गई। लेकिन वह गुस्से में चिल्लाता है, हमारी लूट हड़पने की कोशिश मत करो। पेल लॉर्ड ने जो भी मटेरियल ड्रॉप किया है वही हमें हैंड ओवर करो। ये सुनकर जेनी गुस्से में बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? पेल लॉर्ड तुमसे बिलोंग करता है। उनका लीडर बोलता है, क्लब लीडर जेनी, तुम्हें पता ही होगा सीक्रेट रेल में दूसरे के शिकार को चुराना फॉरबिडन है। या फिर क्या ड्रैगन हार्ट क्लब ये रूल भूल गया है? जेनी तुरंत जवाब देती है, ये बस एक अनरिटन रूल है और इसके अलावा इस रूल का दूसरा पहलू ये है, अगर शिकार बच निकलता है तो हंट फेल माना जाता है। जिस पल तुम लोगों ने पेल लॉर्ड को जाने दिया उसी पल से वह तुम्हारा शिकार नहीं रहा। तभी गोजिन चिढ़ाते हुए बोलती है, असल में तुम लोगों के पास अपने शिकार को पकड़ कर रखने की कैपेसिटी ही नहीं है। पहले तुमने उसे भागने दिया और अब उस पर दावा कर रहे हो। क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? ये सुनकर लू हंग गुस्से में आगे बढ़ता है और बोलता है, तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लेकिन उसका लीडर उसे पीछे पकड़ते हुए बोलता है, रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो। लू हंग चिल्लाता है, तो क्या हम इन्हें ऐसे ही जाने दें? वह पेल लॉर्ड क्लियरली हमारा शिकार था। टीम लीडर गुस्से में बोलता है, तो तुम क्या प्लान कर रहे हो? ज़बरदस्ती करें? फिर वह शांत होकर समझाता है, इनसे हेड ऑन फाइट करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी यह सीक्रेट रेल्म है और यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन्हें सफ़र करा सकते हैं। और उस लिन ने हमारा बार बार अपमान किया है, इसलिए हम कभी भी एलाइज नहीं बन सकते। अब बस एक ही चीज़ बचती है। लू हंग ठंडी मुस्कान के साथ पूछता है, आपका मतलब है हम इन्हें ख़त्म कर दें? टीम लीडर ईविल स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, लेकिन पहले इन्हें फॉलो करो और एक सही अपॉर्चुनिटी खोजो, फिर हम इन्हें एक बड़ा गिफ्ट देंगे। इतना कहकर माउंटेन क्लब के लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो पेल लॉर्ड के शरीर से एक आइटम निकालते हुए बोलती है, यह पेल लॉर्ड का बोन पर्ल है, इसे लाखों में बेचा जा सकता है। वह खुश होकर कहती है, अब हम अमीर हो जाएंगे। तभी लिन पूछता है, सीनियर सिस्टर, क्या माउंटेन क्लब और ड्रैगन हार्ट क्लब के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है? जेनी जवाब देती है, हमारे क्लब्स के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं और आज जैसा हुआ वैसा पहले भी कई बार हो चुका है। तभी लिंगियन पूछती है, क्या तुम्हारा भी माउंटेन क्लब से पंगा है? लिन सिर खुजाते हुए बोलता है, आप ऐसा मान सकती हैं। फिर वह बोलता है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं। जेनी मान जाती है और मैप देखते हुए बोलती है, हमें और डीप में जाने के लिए ग्लू वॉल से होकर जाना होगा। उसे पार करने के बाद हम सेकंड रिंग में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला टारगेट ग्रे ब्लड वैली है, जहाँ रेयर आइटम ग्रे ब्लड स्टोन मिलते हैं जिनकी वैल्यू 1 किलो का 5000 है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 3 घंटे बाद ग्रे ब्लड वैली का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग वहां पहुंच चुके होते हैं और जेनी बोलती है हम यहाँ गोजिन के आर्टिफैक्ट की मदद से काफ़ी मटेरियल ढूंढ सकते हैं, लेकिन सभी लोग सावधान रहना, गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि आगे टियर 5 के कई फेरोशियस बीस्ट मौजूद है। यह सुनकर लिंक अपने मन में सोचता है सीक्रेट रेल्म में फेरोशियस बीस्ट का लेवल और संख्या वाइल्डनेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए तो बस आधे दिन से भी कम समय में रॉक कोस्ट का ग्रोथ रेट 12% तक इंक्रीज हो गया। वैसे एकेडमी के सीक्रेट रेल्म में लिमिटेड लोग ही एंटर कर सकते हैं, पर बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। हालांकि वहां एंटर करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह इसके लायक होता है। इसके बाद सभी लोग उस जगह के और भी डीप में जाने लगते हैं और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उन्होंने ग्रे ब्लड स्टोन खोज लिए होते हैं जो पहाड़ों में धंसे हुए थे। उन्हें देखकर जेनी खुश होते हुए बोलती है हमने इन्हें खोज लिया। तभी रॉक कोस्ट तेजी से आगे बढ़ता है और चट्टानों पर अटैक करके ग्रे ब्लड स्टोन्स को उनसे अलग कर देता है। ये देखकर जेनी खुश होते हुए लिन से बोलती है जूनियर, लिन सच में तुम्हारा पेट बीस्ट बहुत ही पावरफुल है। फिर वह ग्रे ब्लड स्टोन्स उठाते हुए बोलती है चलो पहले इन सभी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। सभी लोग स्टोन्स इकट्ठा करने लगते हैं और गोजिन बोलती है मेरे आर्टिफैक्ट में अभी भी जगह है, हम और भी स्टोन ले सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माउंटेन क्लब के लोग छुपकर उनका पीछा कर रहे थे। लू हैंग अपने क्लब लीडर से बोलता है ऐसा लगता है कि ये लोग और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्लब लीडर जवाब देता है इनका सेकंड रिंग में एंटर करना ही काफ़ी है। फिर वह ईवल स्माइल करते हुए कहता है अब हम प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को इनकी तरफ मोड़ देंगे। इसके बाद हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पास में उड़ते हुए एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। उसकी पावर को महसूस करते ही लिंगयान और जेनी के पेट बीस्ट बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। ये देखकर लिंगयान बोलती है यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारे पेट बीस्ट ठीक से एक्ट नहीं कर रहे। ये सुनकर जेनी घबराते हुए बोलती है क्या फिर से? इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन स्नो मेडन और रॉक कोस्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। उन्हें देखकर लिन बोलता है रॉक कोस्ट और स्नो मेडन तो बिल्कुल ठीक है। तभी हम निंग के डीमन फ्लेम बर्ड को देखते हैं जिसके सामने एक फेरोशियस बीस्ट आ जाता है। ये देखकर निंग चौंक जाती है। लिन तुरंत पूछता है निंग क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? निंग डरते हुए बताती है मेरे डीमन फ्लेम बर्ड ने एक ड्रैगन देखा है जो हमारी ओर ही आ रहा है। तभी वह ड्रैगन भी वहां पहुंच जाता है और आते ही अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर जेनी चिल्लाती है अरे नहीं, ये तो हम पर अटैक करने वाला है। ड्रैगन अपने मुंह में एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना लेता है। निंग डरते हुए बोलती है नहीं, ये ठीक नहीं है, ये हमें ही टारगेट कर रहा है। तभी लिन जोर से चिल्लाता है सभी लोग मेरे पास आ जाओ। उसके ऐसा कहते ही ड्रैगन एनर्जी बॉल से उन पर अटैक कर देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जब धुआं छटता है तो हम देखते हैं कि लिन ने अपना स्पिरिट शील्ड एक्टिवेट कर लिया था। इसी वजह से सभी लोग बच गए थे। हालांकि ऐसा करने में लिन के 1800 डीपी पॉइंट्स कंज्यूम हो गए। उसका स्पिरिट शील्ड लेवल 8 पर पहुंच गया और एक नया फीचर अनलॉक हो गया जिससे वह अपने स्पिरिट शील्ड की डिफेंस पावर और बढ़ा सकता है। इसके लिए वह अपने सोल पावर को भी इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन इस लेवल पर वह अधिकतम 600 सोल पॉइंट्स ही यूज़ कर सकता है। बाकी सभी लोग यह देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में थे, लेकिन लिन अपने मन में परेशान होते हुए सोचता है लेवल 8 स्पिरिट शील्ड यूज़ करने के बाद भी मैं मुश्किल से इस एनर्जी ब्लास्ट को रोक पाया। तभी ड्रैगन फिर से अपने आसपास कई एनर्जी बॉल्स बनाकर स्पिरिट शील्ड पर अटैक कर देता है। शील्ड पर क्रैक्स आने लगते हैं। यह देखकर रॉक कोस्ट तुरंत अपना गोस्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है और अटैक रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वह बीच में ही अटैक को रोककर ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद रॉक कोस्ट अपना गोस्ट जनरल फॉर्म एक्टिवेट करता है और ड्रैगन से फाइट करने पहुंच जाता है। वह अर्थली मैजेस्टी स्किल का यूज़ करके ड्रैगन को सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वह और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी टेल से रॉक कोस्ट पर अटैक कर देता है। रॉक कोस्ट तुरंत गोस्ट फॉर्म का यूज़ करके अटैक को डॉच कर लेता है। तभी लिंगियन लिन को बताती है यह एक मैच्योर स्टोन डीमन ड्रैगन है जिसके पास डार्क और स्टोन डुअल एलिमेंटल एट्रीब्यूट होते हैं। यह कम से कम टियर 8 पर होगा। यह सुनकर लिन अपने मन में कहता है इनके बीच तो पूरे एक रैंक का अंतर है। तभी लिंगियन आगे बताती है डीमन स्टोन ड्रैगन फर्स्ट रिंग के ओवरलॉर्ड होते हैं। वे बिना किसी वजह के कभी अपना नेस्ट नहीं छोड़ते। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ लाया है। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ दूसरे पेट बीस्ट उड़ते हुए देखे थे जो शायद किसी दूसरी टीम के थे। तभी निंग बोलती है लेकिन इस सीक्रेट रेल्म में सिर्फ हमारी एकेडमी के लोग ही एंटर कर सकते हैं।
ये सुनकर जेनी गुस्से में बोलती है, तो इसका मतलब इसके पीछे का मास्टरमाइंड माउंटेन क्लब ही है। तो गोजिन गुस्से में बोलती है कि हाँ जरूर, यह वही कमीने होंगे जो जानबूझकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सीन में हम माउंटेन क्लब के लोगों को देखते हैं, जिन पर अचानक एक फेरोशियस बीस्ट अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके बेरहमी से मारने लगता है। ये देखकर लू हंग और उसका क्लब लीडर डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वह फेरोशियस बीस्ट सीधे क्लब लीडर के पास पहुंच जाता है और अगले ही पल पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन है, जो क्लब लीडर को अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार देता है। लू हंग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। उसी दौरान निंग अपने डीमन फ्लेम बर्ड की मदद से यह पूरा सीन देख लेती है और सबको बताती है कि यहाँ एक और ड्रैगन है जो माउंटेन क्लब के लोगों का पीछा कर रहा है और वह हमसे ज्यादा दूर नहीं है बल्कि अब हमारी ही ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर जेनी गुस्से में बोलती है कि इसका मतलब वो कमीने जानबूझकर ड्रैगन को हमारी तरफ लेकर आए हैं। तभी लिंगियन गंभीर होकर सोचते हुए बताती है कि अगर ऐसा है तो जिस ड्रैगन से हमारा पहले सामना हुआ था वह एक मेल ड्रैगन था, और जो ड्रैगन माउंटेन क्लब के लोगों का पीछा कर रही है वह एक फीमेल ड्रैगन है। आमतौर पर ड्रैगन अकेले रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन तब होता है जब वे रिप्रोड्यूस करते हैं। उस समय मेल और फीमेल ड्रैगन तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका एग सक्सेसफुली हैच नहीं हो जाता। यही वजह है कि ये ड्रैगन सेकंड रिंग में दिखाई दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इस जगह को अपने ड्रैगन एग को हैच करने के लिए चुना था। लिंगियन को शक होता है कि माउंटेन क्लब के लोगों ने ड्रैगन एग के साथ कुछ किया है और इसी वजह से ड्रैगन उनका लगातार पीछा कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन एग और उनके बीच एक मजबूत लिंक होता है। इसके बाद सीन में हम फिर से लू हंग को देखते हैं, जो ड्रैगन से बचते हुए भाग रहा होता है और बड़बड़ाता है कि धिक्कार है, ये सब कैसे हो गया। लेकिन तभी उसके सामने जेनी का पूरा ग्रुप आ जाता है। उन्हें देखकर वह अपने मन में सोचता है कि यह कैसे हो सकता है, ड्रैगन हार्ट क्लब के लोग तो अभी भी जिंदा हैं। गुस्से में वह चिल्लाता है कि अगर ऐसा है तो मरते समय वह यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि वह इन्हें भी अपने साथ लेकर मरे। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी निंग उसे देख लेती है और लिन को चेतावनी देती है कि वह ड्रैगन को हमारी ओर लाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही लिन बिना देर किए अपने स्पिरिट पंच से उस पर अटैक करता है, जिससे लू हंग पीछे धकेल दिया जाता है। फिर वे अपने मन में गुस्से से सोचता है कि आखिर इस कमीने ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी फीमेल ड्रैगन उसके पीछे पहुंच जाती है और अपने पंजों से हमला करके लू हंग को वहीं खत्म कर देती है। फीमेल ड्रैगन को इतनी बेरहमी से उसे मारते देख लिन समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन एग पहले ही चोरी हो चुके हैं, इसलिए अब ये ड्रैगन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल मेल और फीमेल दोनों ड्रैगन एक साथ ग्रुप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर लिंगियन तुरंत अपने दोनों पेट बीस्ट को कमांड देती है और फ्रॉस्ट थ्रोन ड्रैगन को आइस स्पाइक से अटैक करने और लाइटनिंग ब्लेजिंग ड्रैगन को थंडर स्टॉर्म यूज करने का आदेश देती है। दोनों ड्रैगन एक साथ आइस और थंडर का जबरदस्त हमला करते हैं, जिससे पूरा इलाका हिल जाता है। लेकिन जब धुआं छटता है तो सभी शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ होता, बल्कि वे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यह देखकर लिंगियान का लाइटनिंग ड्रैगन डर जाता है और तभी फीमेल ड्रैगन उस पर अपनी सबसे खतरनाक स्किल यूज करती है, जिससे वह तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और अगले ही पल फीमेल ड्रैगन अपने पंजों से उसे क्रश कर देती है। उसके मरते ही लिंगियान को भारी बैकलैश लगता है और वह खून की उल्टी करने लगती है। निंग उसे संभालते हुए बताती है कि यह पेट बीस्ट के मरने का बैकलैश है। लिंगियन दर्द सहते हुए समझाती है कि यह ड्रैगन की सबसे पावरफुल स्किल है, जिसे रॉक ब्लड मिस्ट कहा जाता है, और इससे बचने के लिए कम से कम एक हाई रैंक काउंटर स्किल चाहिए, वरना कोई भी लो लेवल बीस्ट या इंसान इसके संपर्क में आते ही पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। इसी दौरान जेनी के दोनों पेट बीस्ट भी ब्लड मिस्ट की चपेट में आ जाते हैं और उनकी बॉडी धीरे धीरे पत्थर में बदल जाती है, जिसके बाद वे भी मारे जाते हैं। जेनी के मुंह से खून निकलने लगता है और वह कहते हुए मान लेती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी मारे जाएंगे। तभी निंग का डीमन फ्लेम बर्ड तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींचकर उन्हें दूर ले जाने लगता है। निंग घबराकर कहती है कि डीमन फ्लेम बर्ड उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लिंगियन साफ कह देती है कि भागना नामुमकिन है, क्योंकि स्पीड में वे कभी भी मैच्योर ड्रैगन से आगे नहीं निकल सकते।
तभी जेनी आगे आती है और बताती है कि उसके पास एक और रास्ता है। वह अपने पास से एक बेल आर्टिफैक्ट निकालती है और बताती है कि वह इसका यूज़ करके दोनों ड्रैगन को रोकेगी ताकि बाकी लोग बच सकें। गोजिन शॉक में पहचान लेती है कि यह 1000 लेयर बेल है जिसका यूज़ करने से यूज़र अपनी रैंक लिमिट पार कर सकता है और किसी भी टारगेट को ज़बरदस्ती रोक सकता है। लेकिन एक बार यूज़ करने के बाद यूज़र खुद मूव नहीं कर सकता। वह पूछती है कि क्या जेनी सच में ऐसा करेगी। जेनी शांत स्वर में जवाब देती है कि हाँ, सबके एक साथ मरने से बेहतर है कि वह अकेले खुद को सैक्रिफाइस करे। सभी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जेनी उन्हें रोक देती है और कहती है कि टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से यहाँ से निकलो। आखिर में वह लिन की तरफ देखकर कहती है कि जूनियर ब्रदर जल्दी करो और सबको अपने साथ ले जाओ, और जैसे ही तुम बाहर निकलोगे लिंगियान तुम्हें आइस ब्लू टीयर दे देगी जैसा प्रॉमिस किया गया था। लेकिन लिन साफ मना करते हुए कहता है कि वह अपने टीममेट्स को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। फिर लिन अपने पास से बर्स्ट स्पीड कार्ड निकालते हुए बोलता है कि इसके अलावा चीज़ें अभी तक उतनी भी बुरी नहीं हुई हैं। उसी पल सिस्टम इस कार्ड के बारे में जानकारी देता है कि इसका यूज करने पर आप शॉर्ट टाइम के लिए अपने पेट बीस्ट के पोटेंशियल को अनलीश कर सकते हैं और उसे उसकी लिमिट से भी ऊपर पुश कर सकते हैं। तभी हम लिन को देखते हैं जो बिना कोई देरी किए स्नो मेडन और रॉक कोस्ट की फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। उनकी बॉडी धीरे धीरे आपस में मर्ज होने लगती है और पूरे इलाके में तेज हवाएं चलने लगती हैं जैसे कोई एंशंट पावर जाग रही हो। ये सीन देखकर जेनी पूरी तरह शॉक हो जाती है। कुछ ही पलों में स्नो मैडन और रॉक होस्ट का फ्यूजन पूरा हो जाता है और वे दोनों मिलकर एबिसल फ्रॉस्ट जायंट स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वह देखने में बेहद कूल और डोमिनेटिंग लग रहा था और उसका करंट लेवल सीधे रैंक 6 स्टेज 2 पर पहुंच चुका था। इसे देखकर जेनी शॉक में बोलती है कि आखिर ये किस तरह की फ्यूजन स्किल है। वहीं गोजिन खुश होते हुए बोलती है कि ये तो वही पेट बीस्ट है जिसे उसने पहले सेंस किया था, और फिर वह जेनी से कहती है कि यह लिन की स्पेशल स्पिरिट टेक्निक है। इसके बाद लिंगियन जॉइंट स्पिरिट के ऑरा को सेंस करते हुए बोलती है कि सच में इसका ऑरा बेहद पावरफुल है और यह निश्चित रूप से रैंक 6 पर है, लेकिन फिर भी यह उन दोनों रैंक 8 ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर लिन शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में जवाब देता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहते ही वह उस जॉइंट स्पिरिट पर बर्स्ट स्पीड कार्ड का यूज कर देता है। देखते ही देखते उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगती है और कुछ ही सेकंड में वह रैंक 8 स्टेज 4 पर पहुंच जाता है। हालांकि इसका टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 60 सेकंड्स का होता है। यह देखकर निंग पूरी तरह शॉक हो जाती है और जेनी अपने मन में सोचती है कि पहले रैंक 4 से रैंक 6 और फिर रैंक 6 से रैंक 8 के करीब इसकी रैंक लगभग दोगुनी हो गई है। क्या लिन ने जिस कार्ड का यूज किया है वह कोई ऐसा आइटम है जो रैंक को फोर्सफुली इंक्रीज कर सकता है? तभी लिन जॉइंट स्पिरिट की ओर देखते हुए कमांड देता है कि एबिसल फ्रॉस्ट जायंट स्पिरिट इन दोनों ड्रैगन को खत्म कर दो। कमांड मिलते ही जॉइंट स्पिरिट जोरदार जंप करता हुआ सीधे दोनों ड्रैगन के ऊपर पहुंच जाता है और अपनी स्पेशल स्किल एब्सोल्यूट जीरो का यूज करता है। अगले ही पल दोनों ड्रैगन के पंख पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। हालांकि इससे ड्रैगन और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और जॉइंट स्पिरिट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जॉइंट स्पिरिट अपनी दूसरी स्पेशल स्किल अर्थ बाइंडिंग आर्कटिक एक्टिवेट कर देता है। उनकी बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह फ्रीज होने लगती है। इसी दौरान सिस्टम जानकारी देता है कि यह स्किल अपने एरिया में आने वाले एनिमी की स्पीड को धीरे धीरे रिड्यूस कर देती है। हम ड्रैगन को देखते हैं जो अब भी जॉइंट स्पिरिट पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत मुश्किल से अपना पंजा आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी जॉइंट स्पिरिट बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद वह बिना रुके लगातार दोनों ड्रैगन पर अटैक करता रहता है। ये सीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह शॉक में चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जॉइंट स्पिरिट दोनों ड्रैगन को पूरी तरह मार चुका होता है और उसी के साथ फ्यूजन टाइम भी खत्म हो जाता है। स्नो मैडन और रॉक होस्ट पूरी तरह एग्जॉस्ट होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लिन उन्हें संभालते हुए बोलता है कि इतना हार्ड वर्क करने के लिए तुम दोनों का थैंक यू, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वह उन्हें वापस भेजते हुए कहता है कि फ्यूजन स्किल बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी जेनी लिन के पास आती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये रॉक ड्रैगन इस तरह डिफीट हो जाएंगे। फिर वह पूछती है कि वैसे जूनियर लिन तुमने जिस कार्ड का यूज़ किया क्या वह कोई आर्टिफैक्ट था? लेकिन तभी लिंगियान उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं, वह कोई आर्टिफैक्ट नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिफैक्ट पेट बीस्ट की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 या 3 माइनर लेवल तक ही बढ़ाते हैं, लेकिन लिन का यह आइटम पेट बीस्ट की मेजर रैंक लिमिट को ही तोड़ने देता है।
इसका एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट बेहद टेरिफाइंग है। यहाँ तक कि वेल एस्टैब्लिश्ड और पावरफुल फैमिली के पास भी इतना खतरनाक आइटम शायद ही होगा। यह सुनकर गोजिन भी सहमति में बोलती है कि हाँ, सच में उसने पहले कभी इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम नहीं देखा। तभी लिंगियन मजाकिया अंदाज में बोलती है कि अब हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। क्या सभी लोग समझ गए? बाकी सभी लोग सिर हिलाकर मान जाते हैं। इसके बाद लिन ड्रैगन के ड्रॉप मटेरियल्स की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर, क्या हम ये मटेरियल्स अपने साथ रख सकते हैं? इसके बाद हमें वे मटेरियल्स दिखाए जाते हैं जिनमें ड्रैगन फैंग, ड्रैगन हॉर्न, ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन स्केल, ड्रैगन स्किन और ड्रैगन मीट शामिल होते हैं। इन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मटेरियल इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी लिन के मन में एक अजीब सा एहसास होता है और वह सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अगले ही पल उसे ड्रैगन एग याद आ जाता है। वह तुरंत लू हैंग की बॉडी के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। ये देखकर निंग पूछती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, लेकिन तभी उसकी नज़र लिन के हाथ में मौजूद एक रिंग पर पड़ती है। उसे देखकर निंग शॉक में बोल उठती है कि ये तो एक स्पेस रिंग है। उसका चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा क्योंकि उसने पुष्टि की कि यह एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है और लिन से जल्दी इसे पहनकर देखने को कहा कि अंदर क्या अच्छे सामान हैं। लिन ने बस सहमति जताई। जैसे ही उसने इसे अपनी कलाई पर पहना, उसने मन ही मन सोचा कि अजीब आर्टिफैक्ट पर ब्लड रिकग्निशन की कोई पाबंदी नहीं होती और जिसे भी यह मिल जाए वह इसका उपयोग कर सकता है। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी संवेदनाएं फैलाते हुए उस रिंग से जुड़ी चेतना की धारा में डूब गया। फिर उसने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। निरीक्षण करने के बाद उसने अनुमान लगाया कि यह लगभग 12 वर्ग मीटर का स्थान है, लगभग एक मास्टर बेडरूम के आकार जितना। उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं बड़ा था। लेकिन तभी कोने में चमकती हुई बैंगनी रोशनी ने लिन का ध्यान खींचा और उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे इग्निस रॉक ड्रैगन का एग मिल गया है। विवरण में इसे डार्क और रॉक गुणों वाला इग्निस रॉक ड्रैगन एग बताया गया था। इसकी ब्लड लाइन का मार्ग उसके मूल शक्ति को उजागर करने पर केंद्रित विकास था, जो धीरे धीरे उसके शरीर और ताकत को बढ़ाते हुए डार्क तत्व की ऊर्जा पर नियंत्रण को बेहतर बनाता था। उसकी अगली वृद्धि अवस्था हैचलिंग बताई गई। आगे समझाया गया कि शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन का विकास सामान्य पालतू जीवों से अलग होता है और अलग अलग चरणों में विभाजित होता है। हैचलिंग, जुवेनाइल ड्रैगन, यंग ड्रैगन, एडल्ट ड्रैगन, मैच्योर ड्रैगन, एंशिएंट ड्रैगन, आर्केक ड्रैगन और प्रीमेच्योरल ड्रैगन। यह भी स्पष्ट किया गया कि ये केवल विकास के चरणों के नाम हैं, उम्र का वास्तविक संकेत नहीं। लिन ने एग को अपनी बाहों में लिया और उत्साह महसूस किया, सोचते हुए कि इससे उसे उसका तीसरा मुख्य पालतू जीव मिल गया है और जैसे ही वह सीक्रेट रियल्म से बाहर निकलेगा वह बीस्ट मास्टर स्तर की परीक्षा में भाग लेगा। वास्तविकता में लौटकर लिन ने सबको समझाया कि ड्रैगन का एग एक स्पेशल आर्टिफैक्ट के अंदर छिपा था, इसलिए मदर ड्रैगन लगातार उनका पीछा कर रही थी। लंगियन ने जवाब दिया कि इस बार सब कुछ जूनियर ब्रदर लिंजी की वजह से संभव हुआ और उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि इस यात्रा में जो भी मिला है, जिसमें ड्रैगन एग भी शामिल है, वह सब उसी का होगा। उसने यह भी कहा कि वह पहले वादा किए गए मटेरियल भी उसे देगी। लिन ने कहा कि यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि ड्रैगन एग और आइस ब्लू टीयर ही उसके लिए काफ़ी है और बाकी उन्हें आपस में बांट लेना चाहिए। तभी मैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वे दोबारा सीक्रेट रेल में आ सकते हैं, लेकिन जीवन केवल एक है और उसके बिना वे बच ही नहीं पाते। उसने जोर देकर कहा कि चाहे मटेरियल कितने भी कीमती हों, उनकी जान बचाने से ज़्यादा मूल्यवान नहीं। मैन की छोटी बहन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। लिन ठिठक गया और बोला कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैन लगातार कहती रही कि वह कर सकता है और वह मना करता रहा। अंत में नतीजा यह हुआ कि लिन को कुल प्राप्ति का 80% मिला। ग्वेनलिंग ने सुझाव दिया कि क्योंकि ड्रैगन खजाना इकट्ठा करना पसंद करते हैं, उन्हें ड्रैगन के घोंसले तक घूमकर जाना चाहिए। उसने बताया कि डीमन फ्लेम क्रिम्सन आउल पहले ही घोंसले का पता लगा चुका है और वह वहां देखना चाहता है। सभी ने इसे अच्छा विचार माना। जैसे ही वे गुफा के अंदर गया, शीनी को अचानक याद आया और उसने कहा कि यह उपन्यासों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ड्रैगन खजाना जमा नहीं करते। लंगियन ने समझाया कि क्योंकि ये घोंसले प्रजनन के लिए होते हैं, ड्रैगन आमतौर पर ऊर्जा पुनःपूर्ति करने वाले क्रिस्टल ही रखते हैं। लिन ने आश्चर्य से कहा कि ये ड्रैगन की ऊर्जा भरने वाले क्रिस्टल हैं और उन्हें कुछ लेना चाहिए। तभी निंग को कुछ अजीब महसूस हुआ
और उसने कहा कि उसे एक अजीब सा परिचित आभास हो रहा है। शिनी ने कहा कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अनिंग ने जोर देकर कहा कि वह मजाक नहीं कर रहा और आभा उसी दिशा से आ रही है। जब उसका हाथ एक चट्टान से टकराया, वह अचानक खुल गई। ये देखकर शिनी ने अनुमान लगाया कि ड्रैगन गुप्त दरवाजे भी बना सकते हैं। लिन बिना डर के अंदर चला गया और कहा कि यह मानव निर्मित लग रहा है, ये सोचते हुए कि क्या यहाँ कोई रहता है, जबकि सीक्रेट रेल्म केवल उनके स्कूल के लोगों के लिए खुला होना चाहिए था। दरवाजे के पार का दृश्य देखकर वह पूरी तरह चौंक गया, जहां दीवारों पर टैलिस्मैन लगे थे और बीच में एक गुलाबी एग रखा था। जब लिन ने देखा कि निंग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो लिन ने सहज ही उसका नाम पुकारा और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे बुला रहा है। लंगियन ने कहा कि यह डीमन टाइप पालतू जीव का एग है और चेतावनी दी कि वहां ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं, एग लेकर तुरंत निकलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। चिन्ही ने पूछा कि क्या वे पहले ही बाहर आ गए, कहते हुए कि उसे लगा था वे पूरे 7 दिन रुकेंगे। लंगियन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वे आराम करने वापस जा रहे हैं। चिन्ही ने मन ही मन सोचा कि वे इतनी जल्दी में क्यों हैं। दृश्य एक चमकदार रोशनी वाली विला में बदलता है। लंगियन ने जूनियर ब्रदर लिन से कहा